मैम आप म्यूट हैं। मैम आप म्यूट हैं। So in the next class we are going to understand, matlab in this class only we are going to understand about that what are the various factors which affecting the consumer behavior, and after that we are going to understand about that what are the problems. I guess the problems in the rural market, that is already I elaborated it in the last class, right? We already elaborated it. Yes. Rural market. Okay, so in today's class we are going to understand about the behavior. What are the various behavior of the, what are the factors affecting the consumer behavior? So if we are talking about the characteristics of the rural market, we all knows that the market is very highly dispersed market है. आपकी lack of infrastructure है, proper infrastructure system नहीं है. उसके अलावा यहाँ पर जो seasonal इनकम पे ज्यादातर फार्मर्स, सीजनल इनकम पे ज्यादातर जो रूरल पीपल है, रूरल पॉपुलेशन है वो बेस्ड है, क्योंकि उनका जो ऑक्यूपेशन है 75% से जो 75% जो मेल पीपल है रूरल एरियाज में, दे आर बेसिकली इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है. मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नेशनल काउंसिल है, अकॉर्डिंग टू दैट जो आपका रूरल एरियाज होते हैं वहां पर कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कमिटीज अवेलेबल नहीं होते हैं. सेकंड, वो आपके ऐसे जो रूरल पॉपुलेशन होगा दैट विल बी नॉट मोर देन 5,000, 5,000 से ज्यादा नहीं होगा पॉपुलेशन. थर्ड होगा जो 400 एक स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी उनकी होगी. उसके अलावा आपका जो एग्रीकल्चर जो मतलब मेजोरिटी जो वर्किंग क्लास होगा आपके रूरल एरियाज में, 75% ऑफ मेल जो होंगे वो एग्रीकल्चर पे इंगेज्ड मतलब बेस्ड होंगे. तो यहाँ पर आपका जो इनकम है दैट इज वेरी वेरी इरेगुलर, टोटली सीजनल बेस्ड है. अगर आपका क्रॉप फेल हो गया सो इसका मतलब आपका इनकम भी खत्म हो गया. समझ रहे हो? उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो द पीपल आर वेरी मच रूटेड टू देयर कल्चर. their priority and preferences are very much different from the urban areas. Urban areas में क्या है, the lifestyle and the economy is that is very much high as comparison to the rural areas. But still nowadays the companies are focusing on rural market because now the urban market is saturated. आपका अर्बन मार्केट कॉम्पिटिटर्स इतने सारे आ गए, इतनी कंपनीज आ गई कि अब सैचुरेशन वाले पॉइंट पे चला गया है. तो अब जो आपके पास पोटेंशियल मार्केट का जो ऑप्शन है ना, वो आपका कहीं ना कहीं रूरल मार्केट ही है. इसीलिए अब आपकी जो कंपनीज है दे आर मूविंग टुवर्ड द रूरल मार्केट और रूरल एरियाज. ठीक है, चैलेंजेस हमने रूरल मार्केट का कर लिया था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज नॉट वेरी हाई बिकॉज द इकोनॉमी इज नॉट वेरी हाई, लिटरेसी लेवल इज वेरी लो, द पीपल आर बेसिकली वेरी मच बोल सकते हैं ना कि उनके साथ बहुत ज्यादा चीटिंग और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज भी इसीलिए होता है, लिटरेसी रेट लो होने की वजह से. स्प्यूरियस प्रोडक्ट और रियल प्रोडक्ट में वो डिफरेंस भी नहीं समझ पाते हैं. लो पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा, आपका पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है जो पर पर्सन की इनकम क्या है, तो वो बहुत ज्यादा लो है. ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग जैसे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके मार्केट के, वो भी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत प्रॉपर नहीं है. ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि आज भी महाराष्ट्र में लगभग 5 लाख गांव ऐसे हैं जहां पर कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं है. आप समझ सकते हैं कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा हाई है. उसके अलावा आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, इनइफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है. मल्टीपल मेडिएटर्स और जो आपके मेडिएटर्स और एजेंट इन्वॉल्व है आपके प्रोडक्ट को रूरल मार्केट तक सेल करने में. तो इसी वजह से जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा, बहुत बेनिफिट और प्रॉफिट आपकी कंपनीज को नहीं होता है, क्योंकि अगर आप एक रिमोट एरिया में प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करोगे तो वहां पर आपको वहां के लोकल पीपल को भी यूज करने की जरूरत होगी, उनको भी आपको हायर करना पड़ेगा ताकि वो प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प करें. राइट, मल्टीपल मेडिएटर्स इन्वॉल्व होते हैं खास करके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में. लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा है और डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है. लैंग्वेजेस ज्यादा होने की वजह से जो कंपनी है कई बार उनको समझ नहीं आता कि किस लैंग्वेज में दे आर गोइंग टू प्रमोट द प्रोडक्ट. बट बेसिकली हिंदी जो है वो यूज होता है, लेकिन साउथ इंडिया में आज भी ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द तमिल लैंग्वेज, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द तेलुगु मलयालम, so they are not able to get the Hindi. So English
आपके साउथ में ज्यादातर वही उसका इम्पैक्ट हाई है. So there is a lot of confusion for the marketers to basically promote their product. उसके अलावा सीजनल डिमांड है प्रोडक्ट का, ऑल द टाइम डिमांड वाला सिस्टम है ही नहीं. इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास इनकम ही नहीं है ऑल द टाइम. आपकी एक क्रॉप के सीजन में जब हार्वेस्ट होता है तब जाकर के दे आर डिमांडिंग फॉर द प्रोडक्ट. देन दे हैव सम, तब उनका जो परचेजिंग पावर है वो कुछ टाइम के लिए हाई होता है, तब वो प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं. तो ऑल द टाइम उनके प्रोडक्ट का डिमांड भी नहीं है, लग्जरियस प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है, बहुत हाई ब्रांडेड प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है. लेकिन यस, अब उनको अवेयरनेस उनके इंक्रीज हो रहा है फॉर द ब्रांडेड प्रोडक्ट. बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नाउअडेज इवन दे आर परचेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम द मेला हाट बिकॉज दे आर थिंकिंग दैट दे आर एबल टू गेट द प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट फ्रॉम दीज प्लेसेस. ठीक है, अच्छा ठीक है, ये सारे तो पॉइंट्स हो गए आपके कैरेक्टरिस्टिक्स और आपके चैलेंजेस. लेट्स मूव टुवर्ड द अनदर पॉइंट, अनदर टॉपिक, एंड दैट इज द इन्फ्लुएंस फैक्टर्स. व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टिंग द रूरल कंज्यूमर्स. यस अभिनव. मैम आप रिमोट एरिया बोलिए, उसका मतलब कौन से? हाँ, रिमोट एरियाज, लेट मी टेल यू, रिमोट एरियाज का मतलब होता है जो कि बहुत ही ज्यादा लास्ट में कोने में कोई विलेज हो. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बिहार का एग्जाम्पल लूं तो एक विलेज के अंदर भी छोटे छोटे विलेजेस हैं, या फिर बिल्कुल बिल्कुल साइड में हैं, नेपाल के पास एक दो विलेजेस हैं. तो ये सारे रिमोट एरियाज हैं जिसपे डायरेक्ट चैनल नहीं होता है जहां पर हम पहुंच सके, कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता है. ठीक है, कोने का, आउटस्कर्ट, रिमोट, बहुत ही ज्यादा इंटरनली जब कोई विलेज वगैरह या फिर कोई लोकल रूरल एरियाज आपका सेट इस्टेब्लिश रहता है या फिर वो आपका लोकेटेड रहता है, उसको हम कहते हैं रिमोट एरियाज. आई बात समझ में? यस मैम. अभिनव. ओके, okay, so what are the factors which affecting the consumer behavior? The very first factor is the socio-cultural factor. Write it, लिखिए इसको. Socio-cultural factor, factors, socio-cultural factors. Okay, what is socio-culture factor और environment? यहाँ पर आपका कल्चर हो गया, ट्रेडिशन हो गया, आपकी बिलीफ, वैल्यू, आपका लाइफस्टाइल, ये सारा जो आपको एक सोसाइटी में कैसे जीना है, हाउ यू हैव टू स्पेंड योर लाइफ. ठीक है, विथ विच ट्रेडिशन, इन विच वे यू हैव टू ड्रेस योरसेल्फ, इन विच वे यू हैव टू फॉलो द रिचुअल्स. सो ऑल दीज थिंग्स आर कम्स अंडर दिस सोशियो कल्चरल फैक्टर्स. ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं सिर्फ कल्चर की बात करूं, ठीक है, सो कल्चर हमारा क्या होगा, जिसको हम संस्कृति कहते हैं, ठीक है, हिंदी में. सो कल्चर कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीजों का, जैसे आपका रिलीजन का, आपके धर्म का, आपकी लैंग्वेज का, आपके एजुकेशन का, आपके अपब्रिंगिंग का. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोस फोर थिंग्स, रिलीजन, ठीक है, लैंग्वेज, एजुकेशन, एज वेल एज योर अपब्रिंगिंग, यानी जहां पर आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है. We all are from Bihar, so our upbringing are very much traditional as comparison to if we are comparing it with the metropolitan cities. True or not? सही बात है. We have a great values, है ना? So Yes. the same, in the same way, मतलब ये जो culture होता है, this is a mixture of these four things. Upbringing यानी जहां पर आपका बर्थ होता है और जहां पर आपका पालन पोषण होता है, इन हिंदी. ठीक है, आपको किस तरीके से आपकी परवरिश की गई है, ठीक है, किस तरीके से आपको रखा गया है, हाउ you got the education, from which school you got the education, what kind of education you get. Some people are very much engaged in the social education पे, बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत लोग कॉमर्स पढ़ते हैं, बहुत लोग साइंस पढ़ते हैं. ठीक है, तो what educational background you have, what is your upbringing, what is your religion, what is your language, ठीक है, and in which area you are living. So all these things are basically making the culture. क्लियर होगी बात, समझ में आया? कल्चर किस चीज का मिक्सचर है? Yes, Yes ma'am. मैम. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, जो आपका कल्चर है वो क्या क्या चीजों में हेल्प करता है. सो इट इज बेसिकली हेल्प यू फॉर मेकिंग योर कंजप्शन पैटर्न.
मतलब आप किस तरीके से खाना खाते हो, आपका कंजम्पशन पैटर्न क्या है। जैसे इन बिहार वी आर पीपल, वी लव टू ईट राइस, हमें चावल बहुत पसंद होता है, सही बात है ना। इन आवर हाउस वी आर ऑलवेज मेकिंग राइस, इन अ गैप ऑफ 1-2 days हार्डली हो गया तो हो गया, नहीं तो हमारे यहाँ दोपहर का खाना चावल ही होता है ना। सो इट इज अ कंजप्शन पैटर्न एंड द प्रायोरिटी ऑफ द गुड्स, कि हम किस प्रोडक्ट के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं, इट इज टोटली अकॉर्डिंग टू आवर अपब्रिंगिंग and the place where we are living and according to the family, according to the religion, right. The second one is the lifestyle and the buying behavior. Like if your father is always saying that always purchase the product which is durable and always purchase the product which is economical, so your purchasing pattern is somehow like that, like whatever your family is following, whatever culture they are following, you are going to do the same thing. अगर आपको आपके फादर ने 20K दिया to purchasing a mobile phone, you are not going to see the look and you are not going to see the color sometime, but you are going to see the durability, ठीक है, and the efficiency of that mobile phone. So your buying behavior, your preferences for the product, your consumption pattern, that is totally dependent upon the culture, ठीक है, आपका culture क्या है. This point is clear. This point is clear. So Yes, जो ma'am. culture Yes, है, ma'am. that is basically shift carry the marketing opportunity as well as threat. यानी कि ये जो culture होता है किसी भी marketer और company के लिए, ये opportunity भी है और ये threat भी है. यानी इस culture की वजह से आपका product हो सकता है non acceptable भी हो जाए और इस culture की वजह से आपका product हो सकता है acceptable भी हो. ठीक है, so marketer के लिए दोनों है, culture can be the opportunity and it can be the threat. ठीक है, and it also carry the cultural dynamic. अब जैसे rural people हैं, ठीक है, the rural people are basically their purchasing pattern are little bit different from the urban, which I told you that they always try to purchase the product which is of the low cost rather than looking for the durability and looking for the brand. This is also one of the part of the culture. Like if the children of those people who are basically watching the economy की भाई हमें सस्ता प्रोडक्ट ही खरीद सकते हैं क्योंकि हम अफोर्ड ही वही कर सकते हैं, तो even the children of that family is also looking for the product in that way. ठीक है, so this is culture. समझ में आ गया, क्लियर हो गया. अब देखो कल्चर के हिसाब से एक्सेप्टेबिलिटी हो भी सकता है और एक्सेप्टेबिलिटी नहीं भी हो सकता है. If we move toward the rural areas of Rajasthan, अगर हम राजस्थान में rural areas में जाएंगे तो we are able to see that the women are still purchasing the घाघरा, ठीक है, they are still wearing घाघरा, so that basically घाघरा is acceptable in rural areas. But if you start selling jeans and those items which is not acceptable, maybe those products are basically be in loss in that particular area because culture के हिसाब से that clothes are not acceptable to that society, to that remote areas. I am just giving the example, ये example दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है. So culture की वजह से ये कंपनी को लॉस हो गया जिसने जीन्स वहां सेल करना शुरू किया, एग्जाम्पल के लिए. बट वही अगर आप मान लीजिए वही कंपनी दे स्टार्ट सेलिंग अ इनोवेटिव ब्यूटीफुली हैंडक्राफ्टेड घाघरा ओवर देयर, so it might be possible that those products are very much sold in that areas comparison to the urban areas. सही बात है, आई बात Yes, समझ ma'am. में. जो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है अगर आप वैसा सेल करेंगे तो आपको फायदा होगा, जो एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो आपके लिए थ्रेट बन सकता है. ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेम्बर जो रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, वो आज भी बहुत ज्यादा कल्चर के साथ रूटेड है. समझ में आई बात. The urban areas are very much influenced from the western lifestyle. Western lifestyle से बहुत ज्यादा influenced है आपका urban areas, लेकिन rural areas आज भी अपनी संस्कृति और कल्चर को मानते हैं, है ना. चलिए, next point is social class. So what does basically social class means? So social class is basically determined on the basis of income, occupation, ठीक है, इनकम और ऑक्यूपेशन के बेसिस पर सोशल क्लास जो है वो डिटरमाइन होता है. इनकम, ऑक्यूपेशन एंड लिटरेसी लेवल. लिटरेसी, इनकम, ऑक्यूपेशन एंड लिटरेसी के हिसाब से हम सोशल क्लास को डिफाइन करते हैं. वैसी क्लास जो
जो आपके IAS हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर ऑक्यूपेशन, दे आर बेसिकली IAS, obviously then they are educated as well as their income is high. So these people are can be categorized in the high social class. Those people who are doing job in a MNCs and whose earning is normal, but that person is able to basically run their family. So that people, these class are the middle class, and the low class can be the people who are earning, but that amount is not sufficient to fulfill all the needs of the family members. But yes, maybe the essential items or the basic needs they are able to fulfill. ठीक है, ये हो जाएगा आपको लो क्लास. और लो क्लास से भी नीचे एक होता है बिलो पॉवर्टी लाइन. सो दे आर एक्सट्रीम पुअर पीपल जो अपने बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर सकते हैं. सो सोशल क्लास जो है वो इस 3 लेवल से डिफाइन होगा. या तो आप इनकम ले सकते हैं, या तो आप ऑक्यूपेशन ले सकते हैं, या तो फिर आप एजुकेशन ले सकते हैं. आ गई बात समझ में? यस ऋषि. मैम इंडिया में मैम पॉवर्टी लाइन का मैम मथी क्या है कि मतलब पॉवर्टी लाइन में मतलब नीचे कौन सा होता है? पॉवर्टी लाइंस के लिए इन्होंने एक ऐसा रुपीस बनाया है. पहले तो ये था कि जो पर्सन अपने दिन भर में 50-100 रुपए खर्च कर सकते हैं, 100 रुपीज खर्च कर सकते हैं, दैट पर्सन आर नॉट कंसिडर्ड अंडर द पॉवर्टी लाइन. तो पॉवर्टी लाइन के लिए इन्होंने एक पैसा, एक अमाउंट जो है ना डिसाइड कर रखा है कि जैसे एक पर्सन 125 रुपए से कम अगर उसकी डेली की कमाई है और खर्च है तो वो पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन आता है. ठीक है, आई बात समझ में? So the amount is basically decided for understanding the below poverty line. It may be possible that it is modified, change हो सकता, हो गया होगा, लेकिन जब मैंने पढ़ा था तो at that time that was 100 rupees. अब मुझे लगता है थोड़ा बहुत बढ़ चुका होगा. So I guess this point is clear that social class is going to be defined according to the 3 things: literacy level, education literacy level, occupation and the income. ठीक है, and each people of the different class have the different preferences and the priority for purchasing, which I told you. If I am talking about the higher class whose income is very high, that person have a very high disposable income, that person is able to purchase the luxurious item, that person is able to purchase the branded product. So their demand will be like that only. That for example, अगर कोई IAS का son या daughter है and their earning is obviously fine, then maybe that person is going to purchase Royal Enfield, not the buys other type of motorcycle or bike. Why? Because that person's affordability rate is high. Their priority and basis is for always for the high qualitative and the renowned product. सही बात है ना? सही बात है? क्लियर है? ये समझ में आया? दिस पॉइंट इज क्लियर कि हाई क्लास जो होंगे उनकी प्रायोरिटी बिल्कुल ही अलग होगी मिडिल क्लास और लोअर क्लास से. ठीक है, अगर उन्होंने एजुकेशन के लिए भी बाहर भी वो भेज सकते हैं बच्चों को, हो सकता है कि आपके लंदन में, यूएस में उनकी एजुकेशन हो रही हो, तो ये एक तरीके से उनकी प्रायोरिटी हमेशा कंपैरेटिवली टू अदर क्लासेस जो होंगी वो डिफरेंट होगी. हो सकता है कि वो उनकी फैमिली में उनके बच्चों का भी इंटरफेरेंस काफी हाई हो, अकॉर्डिंग टू अपने घर के चिल्ड्रन के हिसाब से उनका परचेजिंग हो. जैसे बच्चे का डिमांड है कि दे ऑलवेज वांट अ चोकोफ्लेक्स, तो उनके घर में हमेशा चोकोफ्लेक्स सबसे पहले आएगा एज कंपैरिजन टू द अदर टाइप ऑफ ईटिंग और बेवरेज, राइट? हो सकता है कि वो हेल्थ कॉन्शियस हो तो वो सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट परचेज करे क्योंकि उसका प्राइस भी हाई है, लेकिन ये खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट परचेज करेंगे. If the people are basically of the high class, maybe they will go to the gold gym as comparison to the other gym. So their priority is totally different from the other 2 classes. ठीक है, अगर मैं बात करूं रूरल एरियाज में तो अपर क्लास में कौन लोग आएंगे? तो अपर क्लास में जैसे सरपंच आ जाएंगे, प्रोस्पेरस फार्मर या लैंड ओनर्स जो होते हैं, आपके लैंड ओनर्स जिनकी काफी जमीन है आपके गांव में और वहां पर उनकी फार्मिंग जो है वो किसी और से वो करवा रहे हैं. तो यहाँ पर आपके जो हाई क्लास पीपल जो होंगे वो ज्यादातर जो हाई क्लास पीपल होंगे वो कौन होंगे? जमींदार मैम, जमींदार होंगे, सरपंच होंगे, सरपंच, मुखिया, हाँ, बिजनेसमैन, व्यापारी.
हाँ, बिजनेसमैन बहुत कम होते हैं वहां पर, 2% के अराउंड आप मान लो कि जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में होते हैं। देखो एग्रीकल्चर में आपको मैं बता दूं, डेयरी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ये मत Yes, सोचना ma'am. सिर्फ फार्मिंग होता है, ठीक है। फिशिंग, डेयरी, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द एग्रीकल्चर। हाँ, एग्रीकल्चर में ही ये आता है। तो नॉन एग्रीकल्चरल जो होता है ना, बहुत ही रेयर और बहुत ही कम आपके बोल सकते हैं कि उस टाइप के जॉब में इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं वही बता रही हूँ आपको कि जैसे सरपंच, जमींदार, लैंड ओनर्स वगैरह जो होते हैं, तो ये आपके ज्यादातर हाई क्लास पीपल होते हैं रूरल एरियाज में। सो इनका परचेजिंग पैटर्न मैं अगर बोलूं, मैंने तो इन जनरल आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इनका अगर परचेजिंग पैटर्न में बोलूं, सो ये अच्छे कंपनी का ट्रैक्टर खरीदेंगे, इनके पास हर चीज ऑटोमेटेड होगा, लाइक दे हैव अ प्रॉपर इरिगेशन पंप होगा इनके पास, बड़े घर होंगे इनके पास, बच्चों को माइग्रेशन के लिए ये फोर्स करेंगे ताकि ये अच्छे और बड़े शहर में अपने बच्चों को भेजेंगे पढ़ने के लिए, है ना। ये आपके स्टोर में प्रेजेंट सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को खरीदेंगे। आगे बात समझ में? Yes, ma'am. So their purchasing pattern is different. If we are talking about the second thing, that is middle class family, the second class middle class family. So इसमें आपके होंगे normal farmers, ठीक है। हो सकता है कि आपके कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो कि उस एरिया में उनको हायर किया गया है, रखा गया है, उनको जॉब दी गई है, वो आएंगे, और थोड़े से नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के कुछ लोग, तो ये आपके मिडिल क्लास में आएंगे। तो इनका जो मेन पर्पस होगा, ये अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करेंगे, और बेसिक नीड्स के अलावा जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी रिक्वायरमेंट्स, बट दे आर गोइंग टू फुलफिल दूज रिक्वायरमेंट्स ओनली। सो दे आर परचेजिंग दैट क्लोथ्स इन अ ईयर, ठीक है, एक बार में कपड़े, टेलीविजन लेंगे, रेफ्रिजरेटर लेंगे, कार तो परचेज नहीं करेंगे, हाई क्लास खरीदेगी, तो दे आर गोइंग टू परचेज द बाइक एंड ऑल, ठीक है। तो इस टाइप का इनका परचेजिंग पैटर्न होगा। ड्यूरेबल आइटम्स खरीदेंगे, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा महंगा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, बिकॉज देयर पॉकेट इज नॉट गोइंग टू अलाउ इट। अगर ये हो गया आपके मिडिल क्लास, अब आपका तो लोअर क्लास। लोअर क्लास वो होंगे जो टीनेंट्स होंगे। टीनेंट्स का मतलब होता है जो फार्मिंग दूसरे के लैंड पे करते हैं, है ना। सो वो होंगे जिनका अपना कोई जमीन नहीं होगा, ठीक है, दूसरे के जमीन पर खेती करेंगे और फिर उसी पैसे से अपना घर चलाएंगे। तो दे आर बेसिकली द लोअर क्लास फैमिली, एज दे, वो जो होंगे वो अपने बेसिक नीड को ही बस फुलफिल कर पाएंगे, उससे ज्यादा उनके पास कुछ ज्यादा परचेजिंग पैटर्न उनका बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं होगा, प्रायोरिटी ज्यादा नहीं होगा, बट एफएमसीजी प्रोडक्ट जो है वो परचेज करेंगे। और हो सकता है कि वो डेली बेसिस पर प्रोडक्ट को परचेज करें, यानी कि हो सकता है एक दिन आटा खरीदा, नेक्स्ट दिन चावल खरीदा, लाइक दिस दे आर गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट, राइट। या हो सकता है डेली एक दिन के खाने के लिए डेली प्रोडक्ट खरीदे, ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो कि आपके बेसिक नीड को भी फुलफिल नहीं करते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि जो लोअर क्लास फैमिलीज हैं, खास करके जो फार्मर्स हैं, जो टीनेंट्स हैं, वो कई बार बीपीएल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं जब उनका क्रॉप फेल हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर सम टाइम, और हो सकता है कि सब्सिक्वेंटली दिस इज हैपनिंग, हो सकता है कि आपका बार बार फ्रिक्वेंटली ये अगर ये चीज हो रहा है, एक साल फेल हो गया, अगले साल फिर फेल हो गया, तीसरे साल भी फेल हो गया, तो ऐसी जो लोअर क्लास फैमिलीज हैं, हो सकता है कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन की तरफ शिफ्ट हो जाए। आ गई बात समझ में? सो देयर परचेजिंग पैटर्न इज अकॉर्डिंग टू द सोशल क्लास। समझ में आया यहां तक? यस मैम। ठीक है। So their purchasing, consumption pattern, buying behavior is according to the social class. Yes, Rishi? मैम ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं मैम, तो ये लोग मैम एफएमसीजी प्रोडक्ट मैम किस टाइप का खरीदते हैं? इनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है, जैसे आपका पीडीए है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आपका पीडीएस है, बफर स्टॉक सिस्टम है, आपका अंत्योदय योजना के अंडर में ये सारी चीजें शुरू की गई थी, जहां पर राशन कार्ड के थ्रू भी आप जो है सस्ते रेट में ग्रेन्स और चावल, जो भी आपके ग्रेन्स वगैरह, वो खरीद सकते हैं। सो इसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है और पॉवर्टी को इरेडिक्ट करने की कोशिश कर रही है। आ रही बात समझ में? क्या नाम है? ऋषि? यस मैम। नेक्स्ट वन इज द कास्ट सिस्टम। मैंने आपको बोला था कि द पीपल आर वेरी मच रूटेड
toward the culture. So we all knows about that in India there is a system of the caste, है ना? Yes, Alok. मैम रिपीट करिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। हाँ, जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है उसके लिए बताती हूँ। आपका अंत्योदय योजना है, अंत्योदय योजना, फिर आपका पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आपका बफर स्टॉक सिस्टम है, और राशन कार्ड सिस्टम है, किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम है। ये सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन और फार्मर्स के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड तो सबके लिए है, अंत्योदय योजना और ये जो है ये आपके पीडीएस जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये आपके जो प्रोडक्ट है उनको लो कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। मतलब राशन कार्ड के थ्रू कम पैसे में आपको 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो गेहूं, इस तरीके से वो प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो गया आलोक? यस तो मैम इसमें लोअर क्लास वाले के लिए भी मैम ये सब मतलब करती है सर गवर्नमेंट? ये उनके लिए भी होता है, जिनके पास राशन कार्ड है उनके लिए होता है। ठीक है, राशन कार्ड अगर आपके पास है तो यू आर एबल टू टेक द राइस और द सब्सिडी के रेट पर, आपको सब्सिडाइज रेट पर आपको मिल जाएगा ग्रेन्स वगैरह। बट मैम राशन कार्ड का तो मैम कुछ इनकम का ही होता है ना, कि इनकम हाँ, जिसका इतना से आपका होगा तो आपका राशन इनकम कार्ड अगर 1 लाख रुपए से कम है साल का, या 50,000 से कम है, तो उस हिसाब से राशन कार्ड बनता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं अपनी कास्ट सिस्टम पे। जो मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया की जो सोसाइटी है यहाँ पर कास्टिज्म, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट अबाउट द कास्टिज्म, बट द पीपल्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कास्ट। ठीक है, एंड वी ऑल नोज द हायरार्की। हायरार्की क्या है कि दैट द इन द अपर मोस्ट देयर इज अ ब्राह्मण, देन आफ्टर दैट इट फॉलोड द क्षत्रियास, क्षत्रियास राजपूत जिनको कहते हैं, फिर देन वैश्यस। वैश्य कौन होते हैं? जो बेसिकली आपके बनिए होते हैं, इन शॉर्ट, राइट? एंड आफ्टर दैट देयर इज अ शूद्र, एंड दैट इज इन द बॉटम, दैट इज एससी एसटी। इस तरीके से हायरार्की जो है वो चला आ रहा है, इट इज फ्रॉम द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड से ये हायरार्की जो है चल रहा है। तो यहाँ पर कास्ट के भी सब कास्ट हैं, एंड सुपरमेसी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा देखने के लिए मिल सकता है आपके गांव और रूरल एरियाज में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको दिख सकता है। इसीलिए जो भी मार्केटर्स हैं उनको इस चीज का ध्यान रखना है, उनको सेंसिटिव रहना है रूरल पीपल के लिए। जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसी कास्ट से रिलेटेड उनके इमोशंस को हर्ट ना करे। ठीक है, so marketers have to sensitive toward the caste system and accordingly product in the rural areas, because maybe abhi urban areas mein people not believed in the casteism, but in the rural areas because of the lack of literacy and all, the people are still believed on this system. So is wajah se whatever goods you are providing to the people, try to be sensitive toward the rural people. उनको हर्ट ना हो, आप जो भी प्रोडक्ट पहुंचा दे रहे हैं उनको, वो उनके कास्ट, उनके बिलीफ और उनके जो सिस्टम है उसको हर्ट ना करे। Okay, so I guess this point is clear to everyone that what is the factor, cultural, socio-cultural factors कौन-कौन से हैं? Clear हो गया? Socio-culture, social class हो गया आपका, culture हो गया आपका, ठीक है, caste system हो गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, ये तो सिर्फ सोशल क्लास में बताया मैंने, इसमें और भी है, जैसे पॉपुलेशन है। सो इंडिया की जो अगर मैं बात करूं, इंडिया में, इंडिया के पास 2.4% है वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल एरिया। कितना परसेंट है ज्योग्राफिकल एरिया? कितना है पूरे वर्ल्ड का? 2.4%। हाउ मेनी परसेंट, हाउ मच बताइए? 2.4%। हाँ, 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया मतलब क्षेत्र है, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड का 16% पॉपुलेशन ये कंसिस्ट करता है। तो तुम समझो कितना हाईली डेंसिटी या हाई डेंसिटी या बोल सकते हैं हाईली पॉपुलेटेड आपकी कंट्री है इंडिया। सही बात है। तो 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया है, 16% लोग रहते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के पॉपुलेशन के, और जिसमें से ज्यादातर 70% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है दे आर लिविंग इन द रूरल एरियाज। तो आप समझ सकते हो कि जो पॉपुलेशन है इट इज ऑल्सो अ मेजर रीजन फॉर बेसिकली दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। ठीक है,
सो आपका ये हो गया पॉपुलेशन। यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है, बहुत बड़ा चार्ट है, तो उतना बड़ा चार्ट करवाना फिर सही नहीं है। ऑक्यूपेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर रूरल एरियाज में देखो कौन कौन से बेसिकली ऑक्यूपेशन में द पीपल आर इन्वॉल्व। सबसे पहला है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपका लगभग 75% तो मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू द नेशनल काउंसिल, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 50%। तो एग्रीकल्चर में लगभग 50% है। एग्रीकल्चर लेबर जो खेत पे काम करते हैं, ठीक है, 27%। सम पीपल हु आर डूइंग द बिजनेसेस दे आर हार्डली 10%। नॉन एग्रीकल्चरल लेबर, जैसे कि जब आपके कोई घर वगैरह बन रहा है तो जो मजदूर हैं, जो मैसन्स हैं, वो लगभग आप मान के चलिए जो नॉन एग्रीकल्चरल लेबर है दैट इज 9%। सैलरी अर्नर्स, जो तुम लोगों को मैंने बताया था कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोगों को आप हायर करते हो रूरल एरियाज में, आपके ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के ऑफिस वगैरह में जो आप कुछ लोगों को हायर करते हो, तो वैसे सैलरी अर्नर 2% है लगभग। सैलरी अर्नर्स 2% है। 2% आर ओनली द सैलरी अर्नर्स, जिसको सैलरी मिलती है महीने की, ठीक है। और नॉट गेनफुली एम्प्लॉयड, यानी बिल्कुल भी जो जॉब में नहीं है, वो भी 2-3% है हर एक रूरल एरियाज में। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, मतलब आप देख सकते हो किस तरीके से प्रोपोर्शन है आपके जॉब का पूरे के पूरे रूरल एरियाज में। लिटरेसी लेवल की मैं बात करूं तो अभी भी सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है लिटरेसी लेवल का। सबसे कम लिटरेसी कहाँ का है पता है? कहाँ का सबसे कम लिटरेसी? बिहार का भी। So this is the these are the factors: literacy, population, social class, caste system. So these are the reasons for the behavior, the change, the buying pattern, purchasing preferences, the priority for the goods of the rural areas is totally dependent upon these reasons. ठीक है, जैसे आज भी मैंने तुम लोगों को बताया था कि लिटरेसी लेवल इतनी कम है कि द पीपल आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दे आर नॉट एबल टू रिटेन द नेम इन देयर माइंड। सो सम टाइम इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर द लाइफ बॉय दे आर सेइंग दैट लाल वाला साबुन देना, है ना। तो ये इस तरीके से द पीपल आर कम्युनिकेटिंग विद द रिटेलर्स, आप समझ रहे हो। और वहां का रिटेलिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा नहीं है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिटेलर्स, ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सिस्टम है। यस, अमृत कुमार, रोल नंबर 65। सो रिटेल के बारे में बात कर रहे थे कि जो रिटेलर्स हैं वो भी ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है। और उसके बाद उनके पास स्पेस की काफी कमी है, दैट दे हैव अ लैक ऑफ स्पेस। बहुत छोटे छोटे से स्टोर, गुमटी और इस टाइप के वो स्टोर। वेंडर बहुत ज्यादा हाई है, वेंडर्स यानी जो ठेले वगैरह पे सामान बेचते हैं वो बहुत ज्यादा हाई है। अभी भी इनफॉर्मल वे में वहां पर, मतलब एक बोल सकते हैं एक फॉर्मल कोई ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है प्रोडक्ट को सेल करने का। बट यस, कुछ आया था ई चौपाल वगैरह जो आपके आईटीसी के द्वारा, आपके ये चौपाल सागर वगैरह जो था वो सब स्टार्ट हुआ था। दैट वाज द ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट इन द रूरल एरियाज। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, अब कुछ रूरल कंज्यूमर्स की बात करें कि किस टाइप के रूरल कंज्यूमर्स होते हैं। तो मैंने वो तो आपको सोशल क्लास में खैर करवा दिया है, लेकिन मैं थोड़ा बता देती हूँ। एक होता है एफ्लुएंट ग्रुप। एफ्लुएंट ग्रुप वो होते हैं, अच्छा मैं तुम लोग को इससे पहले भी एक पॉइंट बताती हूँ। तुम लोग को जानकर हैरानी होगी कि आपका जो बिहार है, यूपी है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये सारे आपके बीमारू स्टेट्स में आते हैं रूरल एरियाज के मामले में। यहाँ पर ज्यादातर गरीब फार्मर्स मिलेंगे। लेकिन अगर मैं पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, केरला और आपका आंध्रा की बात करूंगी तो यहाँ पर आपको प्रोस्पेरस फार्मर्स मिलेंगे। तो देयर इज अ लार्ज डिस्पैरिटी, या कह सकते हैं देयर इज अ ओके। सो आपका यहाँ पर एफ्लुएंट जो ग्रुप है वो ज्यादातर वो आएंगे, जैसे आपके फार्मर्स ऑफ पंजाब, राइस मर्चेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, दीज बेसिकली फॉल अंडर दिस एफ्लुएंट ग्रुप, जो बहुत जिनका परचेजिंग पावर हाई है, ठीक है। सेकेंड वन इज द मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास में फैमिलीज में आपके कौन कौन आ सकते हैं? मिडिल क्लास में कौन कौन आ सकते हैं? तो आपके फार्मर्स हु कल्टीवेटिंग द शुगर केन वगैरह जो आपका यूपी, बिहार ये सब में होता है, आपके उधर कोस्टल रीजन्स में भी होता है। तो आपके जो शुगर केन कल्टीवेटर्स हैं यूपी के और कर्नाटका के, दे
दे कम्स अंडर द मिडिल क्लास, ठीक है। एफ्लुएंट ग्रुप में कौन कौन आएगा? द व्हीट फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड द राइस मर्चेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। मिडिल क्लास में कौन आएगा? The farmers which is who are cultivating the sugarcane and in UP and Karnataka falls under this category. अब बात करेंगे पुअर का, तो ये सबसे ज्यादा ह्यूज सेगमेंट है आपके रूरल एरियाज में। इनका जो परचेजिंग पावर होगा बहुत लेस होगा, लेकिन इनका स्ट्रेंथ हाई होता है, यानी कि बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्कर्स होते हैं। और ज्यादातर जो है इनको गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट और ये सब जो एक्स्ट्रा सब्सिडीज और ये सब चीजें, राशन कार्ड की फैसिलिटी, ये सब इनको मिलती है। बहुत सारे स्कीम्स वगैरह जो हैं इनको मिलता है जो पुअर हैं। मैंने तो आपको ऐसे बता दिया था ना, लोअर फिर बाद में पुअर जो बीपीएल के हैं। और ज्यादातर जो फार्मर्स है उड़ीसा एंड बिहार के, दे कम्स अंडर द पुअर क्लास में वो आते हैं, ठीक है। दिस पॉइंट इज क्लियर? ये समझ में आया? एफ्लुएंट क्लास, मिडिल क्लास एंड द पुअर। Yes, ma'am. Okay. Let's move toward how we can influence the rural consumer. हम rural consumer को कैसे influence कर सकते हैं? उससे पहले एक पॉइंट है, दैट इज द चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ द रूरल कंज्यूमर्स। तो जो रूरल कंज्यूमर्स हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर एंड दे आर नॉट वेरी लिटरेट। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, मार्केट में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही थोड़ा सा लिटरेसी लेवल बेटर हो रहा है, जैसे उनका डिस्पोजेबल इनकम बेटर हो रहा है, नाउ दे आर बेसिकली शोइंग कंसर्न टुवर्ड द प्रोडक्ट्स, मतलब अपने प्रोडक्ट की तरफ थोड़ा सा उनका नॉलेज वो गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत पहले की बात है, लॉन्ग अगो रूरल जो कंज्यूमर्स थे, वो कुछ रूरल कंज्यूमर्स जब उनको ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदना होता था तो वो आसपास के किसी शहर में, सिटी में मूव करते थे, वहां से वो खरीद कर लाते थे, है ना। और प्रोडक्ट और सर्विसेज, अगर उनको कोई ब्रांडेड और अच्छे प्रोडक्ट खरीदने होते थे तो, और ऐसे बहुत ही लेस घर थे, हाउस होल्ड थे जिनको इस तरीके के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी। यानी कि मान लो 1% रूरल कंज्यूमर्स हैं, दे आर बेसिकली परचेजिंग द ब्रांडेड प्रोडक्ट, ठीक है। और अभी है क्या कि बिग कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, वो रूरल एरियाज के आसपास, हर एक रूरल एरियाज में नहीं, लेकिन रूरल एरियाज के आसपास वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ब्रांडेड कंपनीज या प्रोडक्ट वगैरह प्रोवाइड करने की, मतलब करें। तो अभी कुछ आपको ब्रांड वगैरह, जैसे बिग बाजार जो है ना, आजकल रूरल एरियाज के आसपास भी आपको थोड़ा नजर आ जाएगा। टाउन वगैरह में तो है बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट भी टाउन वगैरह में है। और रूरल मार्केट्स जो हैं वो आजकल, मतलब हर एक मार्केटर के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुका है, कॉम्प्लेक्स हो चुका है। और खासकर जब रूरल कंज्यूमर्स के साथ आप डील करो तो डायलेक्ट्स इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा डिस्पर्स्ड हैं रूरल कंज्यूमर्स, so it is very much difficult for those people to get the concern और influence करना मुश्किल हो जाता है कई बार मार्केटर्स के लिए। तो उनका तरीका देखो किस तरीके से वो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। आप लोगों ने सुना होगा वैन कैंपेन, सुना है तुम लोगों ने? वैन कैंपेन, वैन कैंपेन सुना है? वैन कैंपेन में क्या होता है आपका, कि आपका बड़े वैन जो होते हैं, उस वैन प्रोडक्ट जो है उसको वो अपने वैन के थ्रू सेल करते हैं, नहीं शो करते हैं, इट्स नॉट सेल, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। शो करते हैं वो अपने, मतलब प्रोडक्ट को जो है ना वो दिखाते हैं, जैसे नोकिया हो गया आपका, ठीक है, लाइफ बॉय हो गया, ये सब जो है ना बड़े बड़े वैन को लेकर आते थे, और उस वैन में कुछ लोग होते थे, वो प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करते थे, दिखाते थे, प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन क्या है वो दिखाते थे। और बड़ी बड़ी गाड़ियों में इस तरीके से वैन के थ्रू जब आप कैंपेनिंग करते हो अवेयरनेस के लिए, नॉलेज के लिए कंज्यूमर के, तो उसको हम कहते हैं वैन कैंपेन। सो इट वाज वेरी मच बेसिकली यूटिलाइज्ड इन द रूरल एरियाज, बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है ये रूरल एरियाज में, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सिनेमा हॉल वगैरह में, तो वहां पर बहुत अनऑर्गेनाइज सिनेमा हॉल होता है, पीवीआर और सिनेपोलिस ये सब आपको वहां नहीं मिलेगा, बट आपको थोड़े अनऑर्गेनाइज वे में एक छोटा सा टीवी के थ्रू भी कई बार सिनेमा दिखाया जाता है। सो सिनेमा हॉल, और कुछ सिनेमा हॉल भी हैं तो वो बहुत अनऑर्गेनाइज छोटे से हैं, लेकिन वो सिनेमा हॉल के थ्रू भी वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट करने की कोशिश करते हैं।
बहुत सारी जगह पे आप वॉल पेंटिंग देखना, दीवारों पे पेंट किया रहता है प्रोडक्ट के बारे में, देखा है आप लोगों ने? वॉल पेंटेड रहता है आपका, रहता है ना? सो वॉल पेंटिंग जो है दैट इज ऑल्सो यूटिलाइज फॉर प्रमोटिंग द ब्रांड एंड फॉर अवेयरिंग और इन्फ्लुएंसिंग द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है? सो अभी तो फिलहाल थोड़ा सा कम्युनिकेशन सिस्टम रूरल एरियाज में बेटर हो गया है, इसलिए लगभग हर घर में आपको टेलीविजन दिख जाएगा। प्रिंट मीडिया का यूटिलाइजेशन कम है, लेकिन टेलीविजन का आपका यूटिलाइजेशन बहुत हाई है। सो टेलीविजन और टेलीकम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू भी एडवर्टीजमेंट जो है वो प्रोडक्ट का दिखा रहे हैं रूरल कंज्यूमर्स को, और कई जगह पे तो लोकल लैंग्वेज यूज हो रहा है। जैसे मैंने भी हाल फिलहाल में देखा कि सनसिल्क जो है उसका जो एडवर्टीजमेंट था दैट वाज गोइंग ऑन इन भोजपुरी लैंग्वेज, ठीक है? सो बेसिकली दे आर आल्सो यूजिंग द लोकल लैंग्वेज फॉर द एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? उसके अलावा और किस किस तरीके से रूरल कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है? सो दे आर यूजिंग द कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रांगली यूज कर रहे हैं, और 3 चीजों पे आपका कम्युनिकेशन पूरा बेस्ड है इनका। जो ये कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं ये रूरल कंज्यूमर के साथ, इस 3 चीजों पे बेस्ड है। एक्सपोजर ऑफ अ मैसेज, ट्रायल और डेमोन्स्ट्रेशन एंड द फाइनल सेल। सो सबसे पहले तो वो मैसेज ऐसे अनाउंसमेंट करते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, लाइफ बॉय वगैरह किसी का भी अगर वो कर रहे हैं तो उसका पहले अनाउंसमेंट करते हैं ताकि लोग इकट्ठे हो, लोग आए, आपके वैन के पास आए, है ना? तभी ना बता पाओगे प्रोडक्ट के बारे में। जब एक बार काफी भीड़ आ गई, बहुत सारे लोग आ गए, देन यू विल स्टार्ट शोइंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग और प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट। जैसे लाइफ बॉय अगर आप सेल कर रहे हो, सो यू आर यूजिंग द ग्लो लेंस वगैरह यूज करके कि कैसे आपके जर्म्स हाथ में कितने सारे हैं, बट इफ यू आर यूजिंग दिस सोप नाउ योर जर्म्स आर बेसिकली योर हैंड इज फ्री फ्रॉम जर्म्स। सो बेसिकली दिस इज अ वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग अबाउट द फैक्ट्स कि देखो ये सारी पॉसिबिलिटी है, जर्म्स इतने सारे, आफ्टर यूजिंग दिस सोप आपका जर्म्स खत्म हो गया, राइट? सो दे आर स्टार्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड दे आर स्टार्ट गिविंग द एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल्स देने की कोशिश करना शुरू करेंगे। Once the people are convinced with those messages, now they are going to purchase the product finally. So the reason for the communication will be comes under the 3 stage. The first one is via exposure of message, like they are basically going to announce, they are going to speak about the message or information about the product, or after when there is a rush and the high traffic in nearby to the van. Now the final the demonstration is going to be done. Once the demonstration is over and once the consumers are influenced, they are going to purchase the product. So on these 3 bases, on these 3 things, the whole rural communication is based on. क्लियर हो गई बात? समझ में आई? मैंने वैन का एग्जांपल लेकर बताया आपको, एक समझ में आ गया? यस मैम। क्लियर हो गया सबको? ओके, चलो मैं तुम लोग को एक हीरो होंडा का केस बताती हूँ। यस अनीशा? मैम 3 रीजन जो था कंजप्शन का, फर्स्ट था एक्सपोजर, सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन, थर्ड क्या? फाइनल सेल, फाइनल सेल, फाइनल सेल, ठीक है? सो हीरो होंडा की मैं थोड़ी सी बात बताती हूँ आपको। खैर ये जो केस स्टडी है ये शायद पहले है जब आपका हीरो होंडा, अब तो खैर अलग हो चुका है, जब वो जॉइंट वेंचर में काम कर रहा था तब का ये है केस। सो यहाँ जो हीरो होंडा आपका लिमिटेड है, हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड जो है, अभी तो दोनों लीडर आपकी 2 व्हीलर कंपनी के लीडर्स हैं, हीरो भी और होंडा भी। हीरो इंडियन, होंडा जापानीज, ठीक है? अभी ये हीरो मोटर कॉर्प हो गया है, पता होगा तुम लोगों को, हीरो मोटर कॉर्प हो गया है ना? यस मैम। ठीक है। Yes, yes. इन लेट 2007 की मैं बात बता रही हूँ, 2007 की। हीरो होंडा बेसिकली स्टार्टेड एम्फसाइजिंग इन द रूरल मार्केट। उन्होंने रूरल मार्केट में फोकस करना शुरू कर दिया था। टू स्ट्रेंथन, अपने नेटवर्क को स्ट्रेंथ करने के लिए उन्होंने रूरल एरियाज में सेल तो कर ही रहे थे, साथ साथ में सर्विसिंग भी प्रोवाइड कर रहे थे। अब तुम सोचो कि 200 किलोमीटर दूर पे तुम्हारा गांव है और तुम पटना में आकर के बाइक परचेज करते हो, फिर सर्विसिंग के लिए वापस से तुम्हें 200 किलोमीटर आना है। डोंट यू थिंक दैट इट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर द पीपल? सही बात है। सो दे अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम दैट द रूरल पीपल आर फेसिंग. So for making their brand image stronger and distribution system stronger, they started providing services nearby to their store, nearby to their showroom and nearby to the rural areas in short. ठीक है, this point is clear? This point is clear? Yes ma'am. Okay.
So इन्होंने क्या किया, they started selling they providing the services as well as they started selling the spare parts. वो भी आउटलेट्स में, आसपास के छोटे छोटे गांव में उन्होंने क्या किया कि स्पेयर पार्ट्स के भी आउटलेट्स एस्टैब्लिश या सेटअप करना शुरू कर दिया, ताकि जैसे आपको कभी हैंडल या फिर ग्लास या फिर कुछ भी ऐसा चीजों की जरूरत है जो आपके बाइक में यूज होती है, वैसे स्पेयर पार्ट्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो यू आर एबल टू परचेज इट फ्रॉम द नियर, जो आपके सिचुएटेड हैं जो भी आउटलेट, वहां से आप खरीद सकते हो आसपास जो नियर बाई है, ठीक है। सो 2008-9 में जो सेल था आपकी हीरो होंडा का फ्रॉम रूरल मार्केट, दैट इज अराउंड 40%, यानी कि जो 40% आपके हीरो होंडा के जो भी प्रोडक्ट्स थे वो आप क्लास से जाइए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझा कि सर्विसेज प्रोवाइड करने से एक तो लोगों का झुकाव जो हीरो होंडा की तरफ था दैट वाज इंक्रीज्ड, वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि अब उनको स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल हो रहा था, मिल रहा था, सर्विसेज मिल रहे थे अपने गांव के आसपास। सो दिस इज हाउ बेसिकली दे build their goodwill in the people started, the rural people started basically purchasing the Hero Honda bikes. आगे बात समझ में? So this is a one of the case study and लगभग सोच के देखो कि 2007-8 में 35% जो सेल था हीरो होंडा का बाइक का स्पेयर पार्ट्स और ये सर्विसेज जो भी है, that was 35% in 2007-8, but in 2008-9 it was 40%. So we can see the increase in the percentage, right? So I guess this point is clear to everyone that how the Hero Honda basically targeted the rural areas and how their sales was around 40% from the rural areas. So we can imagine the impact of the initiative which is taken by this company. समझ में आ गया सबको? Everyone? Yes, ma'am. Yes, Agriculture ma'am. में आज भी कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है रूरल एरियाज में? जैसे वेयर हाउस की प्रॉब्लम है, फ्रीजर की प्रॉब्लम है, कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम है, तो ये सब चीजों को हम लोग देखेंगे। चलिए, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you, ma'am. ओके।